हेलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अभी तक तो रिकॉन्स्टिट्यूशन चल रही थी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें क्या होता था, उसमें होता था अगर कोई चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रहा है, तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती थी। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब है दोबारा उसको हम नया पार्टनरशिप डीड बनती थी। जैसे कि ए बी सी है, ये इसकी डेथ हो गई तो ए और सी उस बिजनेस को कंटिन्यू रखते थे, तो न्यू रिकॉन्स्टिट्यूशन होती थी इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि बिजनेस चलता रहता था, सेम बिजनेस को अब ए और सी चला रहे हैं। लेकिन यहाँ डिसोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, फर्म का बिजनेस क्लोज हो जाता है, बिजनेस इज क्लोज्ड एंड फर्म इज वाउंड अप। मतलब फर्म को ताला लगाना है, उसकी एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज को चुकाने की बात आ गई है यहाँ पर। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रही, नई बैलेंस शीट नहीं बनेगी यहाँ पर, तो सेटलमेंट होगी लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ फर्म को ही ताला लगाना है हमें। ओके, तो फर्म को ताला कैसे लगाएंगे, तो दो तरीके हैं डिसोल्यूशन होने के, दो मोड है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन। फर्स्ट है डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है कि आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करके भी डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब सारे पार्टनर्स मिलकर एग्रीमेंट कर ले कि भाई अब तो डिसोल्यूशन करनी है हमें। ये सेक्शन 40 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, सेक्शन 40 में एग्रीमेंट के थ्रू हम डिसोल्यूशन कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगी, मतलब डिसोल्यूशन करना जरूरी है बिना ऑर्डर, कोर्ट की ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि हम किसी इलीगल एक्टिविटी में चले गए, इलीगल बिजनेस हो गया हमारा, ठीक है ना, तो हमें कंपल्सरी डिसोल्यूशन करनी ही पड़ेगी। ये सेक्शन 41 है, हमें सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटीजेंसी, मतलब कुछ किसी खास घटना के घटने पर डिसोल्यूशन हो जाए, जैसे कि डेथ हो जाए किसी पार्टनर की, तो फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। और डिसोल्यूशन बाय नोटिस, नोटिस देकर भी पार्टनर्स, कोर्ट में नोटिस देकर या एक दूसरे को नोटिस देकर भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप को। तो ये तो हो गया डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब है एक कोर्ट में पास द ऑर्डर, ऑर्डर पास करेगी। जैसे कब होगा, ए पार्टनर बिकम अनसाउंड, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड हो जाए, अनसाउंड मतलब पागल हो गया, तो पूरी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि बी और सी कंटिन्यू रखेंगे, नहीं, ख़त्म करो, काम ही ख़त्म करो। परमानेंट डिसेबल हो जाए, परमानेंट डिसेबल मतलब फ्यूचर में वो काम नहीं करने लायक बचा, एक्सीडेंट हुआ, परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई है, तो भी वो पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी। कोर्ट ऑर्डर देकर उस पार्टनरशिप को ख़त्म करा देगा। कुछ धोखाधड़ी हुई है जिसमें पार्टनर इन्वॉल्व है, डिसॉल्व होगी। पार्टनर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई मिसकंडक्ट किया है पार्टनर ने, कोर्ट ऑर्डर करेगा, डिसॉल्व होगा। कोर्ट फाइंड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जस्टिफाई, जब कोर्ट को लगे कि नहीं यार ये इसका बंद होना ही सब समाज के लिए भी ठीक है, तो भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, कोर्ट ऑर्डर करेगा। और कोर्ट फाइंड फर्म कैन नॉट बी कैरिड एट ए लॉस, कोर्ट को लगे कि यार ये लॉस में नहीं चलाई जा सकती फर्म, तो इसको बंद करो, इसमें हमेशा परमानेंट लॉसेस होंगे, तो हमें कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये बंद करनी पड़ेगी। तो डिसोल्यूशन में ये इम्पॉर्टेंट था, ये देख लेना आप सब। हमें तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना है इसका, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको तो पूरा बैलेंस शीट गिवन होगा और जिस डेट पर वो डिसाइड कर रहे हैं या ऑर्डर ऑफ कोर्ट आया कि पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दो, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट। हम सारी एसेट्स को बेचेंगे और जिससे पैसा जो रिकवर होगा उससे हम लायबिलिटीज़ की पेमेंट करेंगे, और अगर सरप्लस पैसा बच गया तो पार्टनर्स में उनके रेशियोज में बांट दिए जाएंगे, कैपिटल रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है।
तो हम पहले इसमें जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। देखो आपको अभी तक बैलेंस शीट गिवन होती थी, बैलेंस शीट में यहाँ पर कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बहुत सारी एसेट्स गिवन है। और यहाँ पर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, एज लोन, है ना। यहाँ पर मान लो ABC पार्टनर है, तो यहाँ पे कैपिटल ABC, ऐसे आपको गिवन होती थी। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं और लायबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये अकाउंट नहीं होता इसलिए हम इसके ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं है। वैसे जनरल साइंस हमें पता है कि एसेट्स के डेबिट बैलेंस हुआ करते हैं। तो जब हम डिसोल्यूशन करेंगे तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एंट्रियाँ बनाना आनी चाहिए, कि जर्नल एंट्री उसको ध्यान से देखना है हमें। एंट्री कैसे बनानी है ये देखना है। देखो एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, हमें ये एसेट बेचनी है तो ये अकाउंट ख़त्म करनी है, तो एक नया अकाउंट बनाना है, दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन। अब एसेट्स का तो डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफ़र करने के लिए उनको क्रेडिट करेंगे। तो टू सन्ड्री एसेट्स, हमने सारी एसेट ट्रांसफ़र कर दी। क्यों क्रेडिट क्यों करी? क्योंकि ये डेबिट है, ट्रांसफ़र करने के लिए क्रेडिट कर दी। तो डेबिट कैसे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर, ठीक है ना। ऑल एसेट ट्रांसफर करना है, ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। ऑल लॉसेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करना, जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वगैरह भी होते हैं, तो वो हमें ट्रांसफ़र नहीं करना और ये बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफ़र कर देना है। पहला एंट्री क्लियर। इस एंट्री में ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। हमने सारी एसेट ट्रांसफ़र कर दी, पहली एंट्री में हमने एसेट ट्रांसफ़र कर दी। एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, उसे ट्रांसफ़र करने के लिए क्रेडिट किया और एक नया अकाउंट का जन्म हो गया, सन्ड्री रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम देखें तो हमने एसेट्स जो थी ना, एसेट्स उनका नामकरण किया है। ये एसेट्स तो ख़त्म कर दी और एक नई एसेट बना दी। तो यहाँ पर रियलाइजेशन, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये सारी एसेट थी, इन सब का नाम चेंज करके अब रियलाइजेशन हो गया, सबको चेंज कर दिया। क्वेश्चन है कि सर ये कैश और बैंक और ये लॉसेस क्यों नहीं करे? देखो कैश और बैंक हमने क्यों ट्रांसफ़र नहीं करे? क्यों? क्योंकि जो एसेट्स है, हमारा टारगेट है रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने का कि हम सारी एसेट बेचकर पैसे में कन्वर्ट करना है। और कैश और बैंक तो पहले से ही इन लिक्विड फॉर्म है, तो उनको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। और लॉसेस जो होते हैं वो पार्टनर्स में बंटते हैं, इसलिए हम ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पर ये एसेट्स ट्रांसफ़र हो गई। अब जैसे हमने एसेट्स ट्रांसफ़र करी है वैसे ही लायबिलिटी भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटी, तो देखो लायबिलिटी कैसे ट्रांसफ़र करना है। देखो भाई लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट कर देंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल ट्रांसफर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर करना है। ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी का क्या मतलब है भाई? एक्सटर्नल जो बाहर की लायबिलिटी है, जैसे कि एज लोन है ना, ये इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पार्टनर से ही लोन ले रखा है, तो दिस इज इंटरनल लायबिलिटी, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती। और कैपिटल तो इंटरनल लायबिलिटी होती है, और इसका कैपिटल अकाउंट बनेगा तो कैपिटल में बैलेंस चला जाएगा। क्वेश्चन है ये एज लोन का क्या करेंगे? मतलब इंटरनल लायबिलिटी है या पार्टनर की कोई लायबिलिटी है, तो उसके साथ क्या करना है? उसको डायरेक्ट पे करना है, या तो लोन अकाउंट बनाओ या डायरेक्ट पे कर दो। तो पार्टनर लोन का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो पे करने के लिए पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू
कैश कर दो। ओहो, ये साइड पोर्शन तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर करेंगे ऑन पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं पार्टनर लोन का तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ये एंट्री पास करनी है हमें, ठीक है। पहली, और ये कैपिटल बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में ही बटेंगे, जैसे हम बांटते हैं पार्टनरशिप में, वैसे ही जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हो तो उसको भी डेबिट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व का ट्रीटमेंट कुछ अलग नहीं है, सेम है। तो ये हम सारी एसेट ट्रांसफ़र कर दी, सारी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी और इंटरनल लायबिलिटी की पेमेंट भी कर दी। अब क्या होगा, अब एसेट बिकना स्टार्ट होगी। अब एसेट बेचते हैं ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर मान लो एसेट बेची, अब ध्यान दो, अगर मान लो फर्नीचर सेल किया जाता है, फर्नीचर सेल करें तो एंट्री होती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये जनरल एंट्री पास होती है। लेकिन डिसोल्यूशन के केस में ये एंट्री गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने फर्नीचर तो सन्ड्री एसेट्स में डालकर उसको क्रेडिट कर दिया था और उसके नाम पर एक नया अकाउंट बना लिया था, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो भी एसेट अब बिकेगा वो एसेट का नाम नहीं आएगा, रियलाइजेशन आएगा। तो यहाँ पर ये फर्नीचर नहीं लिख सकते हम, तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अब एक ध्यान में रहना चाहिए आपको कि कोई भी एसेट बेचेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट सोल्ड। ये एंट्री पास हो गई और ये होती है एग्रीड वैल्यू से। एग्रीड वैल्यू मतलब जो सेटल की गई है एसेट्स की वैल्यू, वो एग्रीड वैल्यू होती है। एग्रीड वैल्यू पे एंट्री होनी चाहिए। अब कई बार होता है कि सारी एसेट नहीं बिकती, सारी एसेट नहीं बिकती, कुछ एसेट पार्टनर भी लेके चला जाता है। तो व्हेन पार्टनर टेक अवे, व्हेन एसेट, ऐसे लिख दो यार, व्हेन पार्टनर टेक अवे एसेट, कोई एसेट लेके जा रहा है तो एंट्री हो जाएगी डेबिट द रिसीवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो एसेट जाएगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये भी एग्रीड वैल्यू पे लेके जाएगा तो हम एंट्री पास कर देंगे एग्रीड वैल्यू पे। जब कोई एसेट पार्टनर लेके जाएगा तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल एसेट टू रियलाइजेशन बीइंग एसेट टेकन बाय पार्टनर। पार्टनर लेके जा रहा है, ये हो गई एंट्री, ठीक है। फिर क्या करें, फिर अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी है वो भी सेल हो रही है तो भी एंट्री कैश टू रियलाइजेशन एंड अनरिकॉर्डेड लिख देता हूँ यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, तो भी एंट्री पास यही होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन के टाइम पे पैसा आ रहा है तो कैश टू रियलाइजेशन कर देना। पहले से बैड डेट था, प्रीवियसली राइट ऑफ कर चुके हैं, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड हो रहे हैं तो भी एंट्री करेंगे कैश टू रियलाइजेशन, मतलब पैसा आ रहा है तो कैश टू रियलाइजेशन। ओके, अब मैंने क्या करा, एसेट बेचकर पैसा तो ले लिया, अब पैसे आ गए तो अब लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की पेमेंट करो भाई। तो लायबिलिटी की पेमेंट कैसे करते हैं, देखो अगर मान लो क्रेडिटर की पेमेंट करें तो एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, है ना। लायबिलिटी की पेमेंट हो तो लायबिलिटी डेबिट हो जाती है और कैश क्रेडिट हो जाएगा।
लेकिन हमने लायबिलिटीज़ का नाम एक्सटर्नल लायबिलिटी का सेकंड एंट्री में चेंज कर दिया था। देखो लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट था, उसको डेबिट करा और एक लायबिलिटी अकाउंट बनाया, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर कोई भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो हम रियलाइजेशन के थ्रू ही करेंगे। तो क्रेडिटर का नाम चेंज हो गया था तो ये कट जाएगा, तो इसकी एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। भाई सारे टाइप की लायबिलिटी के लिए यही एंट्री पास करनी है, रियलाइजेशन टू कैश। सारी लायबिलिटीज के लिए एक ही एंट्री पास करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, जैसे कि बिल्स पेबल की लैब, अभी ये क्रेडिटर की बात की तो रियलाइजेशन टू कैश, बिल्स पेबल की पेमेंट की तो रियलाइजेशन टू कैश, बैंक लोन की पेमेंट की तो बैंक लोन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक लोन सारी लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी की पेमेंट ऐसे ही करनी है हमें। ओके, अगर लायबिलिटी कोई पार्टनर पे कर, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी की पेमेंट करता है तो क्या करेंगे, इफ पार्टनर पेड एनी लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी पे करें तो लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है तो कौन सी लायबिलिटी पे कर रहा है, लायबिलिटी का नाम रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर, गिवर है ना ये एक तरह से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर पेड लायबिलिटी। ठीक है, और जब हम पे करते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट हुई तो भी यही एंट्री पास करनी है अनरिकॉर्डेड के लिए भी। तो अगर लायबिलिटी रिकॉर्डेड थी उसको पे कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे तो रियलाइजेशन टू कैश ही एंट्री हो रही है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अगर लायबिलिटी पे हो रही है तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू कैश, और अगर लायबिलिटी किसी पार्टनर के द्वारा पे की जा रही है तो पार्टनर गिवर है तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा और रियलाइजेशन डेबिट होगा। अब इतने सारे काम होते हैं तो भाई खर्चे भी हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ना, तो जर्नल एंट्री क्या होती है एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंस कट जाएगा एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री बना देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ये एंट्री नहीं आएगी, एंट्री यही आएगी बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ओके, तो इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे। अब मैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही एंट्रीज कराने वाला हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप आई होप नोट इट डाउन इट। तो अब मैं इसके साथ साथ एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री पास करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान देंगे, एक्सपेंस की कंफ्यूजिंग एंट्रीज होती हैं, कई जगह कंफ्यूज कर देते हैं, वो डाउट क्रिएट कर देते हैं। देखो भाई, ये तो है फर्म और ये है पार्टनर। ठीक है ना, फर्म का कोई एक्सपेंस होगा तो याद रखना फर्म का खर्चा, खर्चे डेबिट होते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और अगर पार्टनर का कोई खर्चा है तो पार्टनर डेबिट होगा, ये याद रखना, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ये ध्यान में रखना। और हम जो बुक्स बनाते हैं भाई, बुक्स बनाते हैं हम किसकी, फर्म की बुक्स होती है, हम किसी पार्टनर की पर्सनल बुक्स नहीं बना रहे हैं, हम बुक्स फर्म की बना रहे हैं। तो पहली एंट्री होती है एक्सपेंसेस ऑफ फर्म पेड बाय फर्म। भाई फर्म के खर्चे फर्म पे कर रहा है, फर्म का खर्चा फर्म पे कर रहा है, तो ये सिंपल है। फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट, खर्चे डेबिट होते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू कैश या बैंक बीइंग एक्सपेंस पेड। ये एंट्री होगी। एक्सपेंस ऑफ पार्टनर पेड बाय फर्म। देखो भाई, फर्म ने ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर कुछ खर्चा पे करा, तो फर्म को तो पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो उसको डेटर बनाएंगे हम। तो पार्टनर्स डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और पे किसने किया भाई? फर्म का खर्चा, तो फर्म की जेब से पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। बीइंग एक्सपेंस ऑफ फर्म, एक्सपेंस ऑफ पार्टनर पेड बाय फर्म। एक्सपेंस ऑफ पार्टनर पेड बाय फर्म, ये उतार लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, फिर एक्सपेंस ऑफ फर्म पेड बाय पार्टनर। यहाँ पे खर्चा तो फर्म का है। देखो मैंने आपको बताया था, खर्चा अगर फर्म का हो तो रियलाइजेशन डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे पार्टनर गिवर है, पर तो पार्टनर को क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग एक्सपेंस ऑफ फर्म पेड बाय पार्टनर, और एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर पेड बाय पार्टनर। तो भाई इस वाली चीज़ से हमें क्या मतलब? पार्टनर का खर्चा पार्टनर पे कर रहा है, घर का राशन लाए, टूथपेस्ट लाए, कुछ भी लाए, हमें क्या मतलब? तो नो एंट्री। ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट हो सकता है, एक पार्टनर का खर्चा दूसरे पार्टनर पे कर रहा है और फर्म से रिलेटेड है, तो एक्सपेंस ऑफ एक्स, पार्टनर एक्स पेड बाय पार्टनर वाई, तो जिससे लेने एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वाई क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ सेम पार्टनर है, यहाँ दोनों पार्टनर अलग अलग है, तो ये इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे। तो इस तरीके से जर्नल से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेजर वाले करेंगे।